हेलो एंड वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम और सुपर एट के जो ग्रुप फॉर्मेशन हो गई है। दो ग्रुप फॉर्म हो गए हैं। ऑल तो सबको पता था कि पहले से किस ग्रुप में जाएंगे, लेकिन होनन भाई आपको लगता है कि एक ग्रुप बहुत ज्यादा हल्का हो गया और एक ग्रुप बहुत ज्यादा भारी हो गया है जिसमें पाकिस्तान खेल रहा है? जी, जो पहले प्रीसीडिंग्स थी उसके हिसाब से अगर तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करता तो मैं मेरे ख्याल से जो ग्रुप ए बनना था वो ग्रुप ऑफ डेथ बन जाता, क्योंकि उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका सारी की सारी टीम्स एक टफ कंपटीशन देती। बट जिम्बाब्वे की क्वालिफाई होने से वो ग्रुप थोड़ा सा हल्का हो गया, क्योंकि जिम्बाब्वे आई डोंट थिंक सुपर एट में जाके टफ टाइम देगा किसी भी टीम को। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान वाला ग्रुप अगर आप देखो, जिस तरीके से श्रीलंका ने स्पेशली जान पकड़ी हुई है ग्रुप स्टेजेस के अंदर, वो बड़े डेंजरस लग रहे हैं। एंड हमारा वाला ग्रुप जो है वो बहुत मुश्किल है। इंग्लैंड की टीम भी अच्छी है, ऑल्दो इंग्लैंड की हाईलाइटेबल परफॉर्मेंसेज नहीं है इतनी। नेपाल के खिलाफ भी बड़ा फंस के मैच जीते हैं। इसके अलावा आप देखोगे स्कॉटलैंड के खिलाफ भी थोड़ा सा फंस के मैच जीते थे, और इटली ने भी जान डाल दी थी मैच के अंदर। सो मतलब आप देखोगे सारी की सारी टीम्स जो है वो इक्वल मैं समझूंगा इस स्ट्रेचर में हमारे वाले ग्रुप में है। इंग्लैंड की सबसे पहले बात करते हैं। इंग्लैंड में हमें वैसे तो इस वर्ल्ड कप में अगर परफॉर्मेंसेस देखें इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर उनके नंबर 1 से नंबर 11 तक बात करो तो मैच विनर्स भरे पड़े हैं। फिल सॉल्ट से शुरू होते हैं, जॉस बटलर आ जाते हैं, उसके बाद फिर उनके जोफ्रा आर्चर पे उनकी बैटिंग लाइनअप खत्म होती है और यहाँ पे एक एक प्लेयर ऐसा है जो अपने दिन पे मैच को अकेले जितवा सकता है। और कंसीडरिंग द फॉर्म ऑफ सैम करन, डेथ में 12 की 12 यॉर्करें मारेगा और 12 बॉल पे 50 भी मार देगा जिस दिन उनकी बैटिंग में लग रहे होंगे। तो डू यू थिंक कि आगे के स्टेजेस में आके इस तरह कॉन्फिडेंस कैरी करके कितना इंग्लैंड कॉन्फिडेंट होगा टीमों को हराने के लिए? देखिए, किसी भी टीम को हम लाइट ले नहीं सकते हैं इधर। सुपर एट का स्टेज है। एंड जैसे आपने बात की कि इंग्लैंड ऑन पेपर बड़ी स्ट्रांग साइड है, वन ऑफ द फेवरेट्स अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। अगर हम ऑन पेपर देखें परफॉर्मेंसेज वो ऑन एंड ऑफ जाती रहती हैं, बट लेकिन हर बंदे को अगर मैं नाम लूँ, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक, जैकब बैथेल जिस तरीके की फॉर्म में है, सो ईच एंड एवरी प्लेयर। उसके बाद आप देखेंगे बैटिंग उनकी कितनी लंबी है। नंबर 7 पे विल जैक्स बैटिंग कर रहे होते हैं, एंड विल जैक्स इज ऑल्सो अ प्रॉपर बैटर जो कि बड़ी हिटें मार सकता है। सो इंग्लैंड की टीम जो है वो बड़ी अच्छी है। और स्पिन डिपार्टमेंट में भी आप देखो तो आदिल रशीद इतना एक्सपीरियंस है, स्लो बॉल करता है। श्रीलंका वाली कंडीशंस में जब खेलने के लिए आएगा तो ऐसा बॉलर बहुत ज्यादा कामयाब है जिसका पेस थोड़ा सा हल्का हो। ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी हमने यही मसला देखा था कि उनके जो भी स्पिनर्स थे वो तेज तेज बॉलिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको ग्रिप और टर्न नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ श्रीलंका और जिम्बाब्वे के स्पिनर्स ने जब फ्लाइट के साथ बॉलिंग की तो उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। सिमिलरली आदिल रशीद बॉलिंग करते हैं तो वो फ्लाइट के साथ करते हैं। इंडिया में तो कुट पड़ जाती है ऐसे स्पिनर को, लेकिन श्रीलंका के अंदर ऐसे स्पिनर्स को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ लियम डॉसन भी मौजूद है। सो बैटिंग बहुत ज्यादा डेप्थ है, ऑलराउंडर्स बड़े शानदार हैं, बॉलिंग यूनिट भी बहुत अच्छा राउंड है। ऑन पेपर अच्छी टीम है इंग्लैंड की, जो कि हमें टफ टाइम दे सकती है, किसी को भी टफ टाइम दे सकती है। आपने डिस्कस किया विल जैक्स के बारे में, यहीं से मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लिंक करता हूं कि विल जैक्स वाज अ प्रॉपर ओपनर जब वो इंग्लैंड की टीम में आए। ओपनिंग करते थे डोमेस्टिक सर्किट में, लीग्स में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हर जगह ओपनिंग करते रहे। हमारा साइम अयूब का ये मसला आ रहा है कि उनसे ओपनिंग हो नहीं रही है। ऑल दो वनडे और टेस्ट में बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन T20 में अभी तक उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अम, क्या पाकिस्तान इंग्लैंड वाला फॉर्मूला चूज कर सकता है कि विल जैक्स की तरह साइम अयूब को हम नीचे यूज करें और उस्मान खान ये बाबर आजम से ओपनिंग करवा लें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेक एंड शिफ्ट अब हमें ना बंद करना पड़ेगा कि हम लोग एक प्लेयर को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए पूरी की पूरी 11 और पूरे के पूरे कॉम्बिनेशंस को खराब कर देते हैं। बाबर अगर तुझसे ओपन में परफॉर्म नहीं हो रहा, चल कोई बात नहीं मिडिल ऑर्डर में कर ले। फखर तुझसे ओपन में नहीं हो रहा, चल कोई बात नहीं मिडिल ऑर्डर में कर ले। तो ये चीज हमें खत्म करनी पड़ेगी। जो जिस बंदे का रोल है उसको वहीं पे खिलाना चाहिए, और अगर उससे वहां परफॉर्म नहीं हो रहा, दैट्स इट, आप फिर बैकअप की तरफ जाएं अपने। साइम अयूब को पाकिस्तान ने जितने चांसेस दिए, मैं समझता हूँ बहुत लकी प्लेयर है साइम, स्पेशली इन पाकिस्तान जहाँ पे 5 इनिंग्स भी बर्दाश्त नहीं होती है किसी और से। साइम को 60 65 इनिंग्स मिल चुकी हैं, स्टिल वो अपने मतलब मैं समझता हूँ उसने अपनी पोटेंशियल के हिसाब से अभी तक परफॉर्म ही नहीं किया T20 में। 18 19 की एवरेज होगी कुछ। सो साइम को भी सोचना पड़ेगा बॉलिंग की वजह से कब तक बचता रहेगा साइम, ये बात देखनी पड़ेगी हमें। बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं नो डाउट, बट प्राइमरी रोल एज एन ओपनर आपका बेटर है। सो मैं नहीं समझता कि साइम अयूब आफ्टर पावर प्ले या ओपनिंग के अलावा किसी और स्लॉट में अच्छा एडजस्ट कर पाएगा। जहां तक विल जैक्स की बात है, वो प्रॉपर बड़ी हिटें मार सकता है। साइम अयूब जो है वो गैप्स में खेलता है, यस बड़ी हिटें मार सकता है, बट स्टिल उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेकिन विल जैक्स आप देखें तो वो प्रॉपर पिंच हिटिंग भी कर सकते हैं, एंड ऊपर खेलते ही थे जैसे हम लोगों ने बात भी की। आपने बात करी मेक एंड शिफ्ट हम और ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इस 15 में अगर हम देखें तो मेक एंड शिफ्ट के अलावा कोई और ऑप्शन बचता नहीं है आपके पास, क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपके पास है ही नहीं। या तो आप उन ऑलराउंडर्स पे रिलाय करेंगे जिस तरह आप करते आ रहे हैं, या आप किसी प्रॉपर बैट्समैन को नीचे खिलाएं। जैसे अम, बाबर आजम की अगर हम बात कर रहे हैं, वो 4 नंबर के प्लेयर नहीं है, वो 4 पे खेल रहे हैं। उस्मान खान 5 नंबर का प्लेयर नहीं है, वो 5 पे खेल रहा है। इसी तरह
जब दूसरे बैट्समैन पे कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं, बाबर आजम, उस्मान खान पे, तो वाई नॉट साइम अयूब? नाफे भी ओपनर है, जितनी क्रिकेट उन्होंने खेली है, या वो पीएसएल भी जब खेलता है तो वन डाउन खेल रहा होता है वो, उसको भी आज नंबर 4 नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए हम लोगों ने देखा। सो टीम तो पहली बात है, तो वो तो सही सिलेक्ट हुई भी नहीं है। बाबर आजम को क्यों रखा हुआ है, वो इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि प्रेशर है अवाम की तरफ से, प्रेशर है एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से कि बाबर को आप क्यों नहीं लेके गए थे। पाकिस्तानी अवाम का मसला यही है कि जो होता नहीं है वो इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। शायद अभी अगर रिजवान का नाम ले लें तो हम लोग, रिजवान भी सबको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, बहुत याद आ रही होगी। बट आपको ये बात याद करनी चाहिए कि जो प्लेयर जिसको हमने ओपन से इस वजह से हटाया कि वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था पावर प्ले, तो वो पावर प्ले के बाद कैसे आके अच्छी बैटिंग कर सकता है। एंड हैविंग सेड दैट कि आप नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए अगर कोई बैटर देखते हैं, तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि नंबर 4 की बैटिंग आइडियल सिचुएशन के अंदर हमेशा 10 ओवर के बाद आती है। ये तो पाकिस्तानी टीम है जिसके पहले 4 या 6 ओवर में 2-3 आउट हो जाते हैं, वरना कोई अच्छी टीम अगर मैं देखूं तो उनके तो चौथे नंबर की बैटिंग तो 10 ओवर के बाद आनी चाहिए। तो अगर अगर आप ऐसा बैटर ढूंढ रहे हैं कि जो नंबर 4 पे बैटिंग कर पाए, तो फिर आपको वो देखना था कि जो 10 ओवर के बाद बैटिंग कर सकता है। क्या बाबर 10 ओवर के बाद बैटिंग कर सकता है? उसका जवाब आज आपको मिल गया, क्योंकि बाबर को भेजा ही नहीं इन लोगों ने। अम, एक मसला जो आज शादाब खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कस करा, एक तो शादाब खान के नेम के अराउंड बहुत ज्यादा क्योस मचा हुआ है, एंड वन ऑफ द रीजन इज उसका रिटर्न, क्योंकि कोई परफॉर्मेंस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन डायरेक्ट आते हैं टीम के अंदर, और दो परफॉर्मेंसेज अच्छी देते हैं। अम, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब ये था कि मेरे पूरे कमबैक के बाद से एक खराब ओवर जाने की वजह से आप लोगों ने मुझे इतनी ज्यादा ट्रोलिंग शुरू कर दी है। डू यू थिंक ये जस्टिफाइबल स्टेटमेंट थी शादाब खान की तरफ से? शादाब खान को बेसिकली ये कहना चाहिए था कि मेरे पूरे कमबैक के बाद से ये मैं पहला मैच खेल रहा था जो कि एक अच्छी टीम के खिलाफ था, और उसी में आपने उनकी परफॉर्मेंस देख ली जिसमें उन्होंने दूसरा ओवर भी नहीं कराया। ये वही शादाब खान है जिसमें जो 2024 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम इनकी शक्ल भी नहीं देखते थे बॉलिंग करवाने के लिए। ये एज एन इनका जो डेब्यू हुआ है वो बॉलिंग ऑलराउंडर हुआ है, लेकिन ये एज अ बैटर खेल रहे थे 2024 में। उसके बाद बिना किसी परफॉर्मेंस के, बिना किसी चीज के, बीबीएल में 2 मैचेस खेले, वहां पे भी कोई इतनी खास कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पे टीम में वापसी करते हैं। उसके बाद आपको एक तो कबूल करना चाहिए कि यार हाँ गलती हुई है, मुझसे करवाना चाहिए था। और फिर उसके बाद आप देखिए ना कि माइक हेसन, सलमान अली आगे कितना फेवर कर रहे हैं इसको। अबरार अहमद जो पिछले 4 साल से जबरदस्त परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, 20 की उसकी एवरेज है, 20 से भी कम की एवरेज, इकोनॉमी रेट 6.5 का। एक मैच वो बोले ना, अगर मेरा एक मैच खराब गया तो हम मान लें कि एक मैच उस बेचारे का खराब गया, आपने उसको बेंच पे कर दिया। जो लड़के पिछले 4-4 5-5 सालों से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपने उनको टीम के अंदर डाला हुआ है। शादाब खान को आज देखें किस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। आपको पता था कि नामीबिया के बॉलर्स हैं, ये आराम से जाके बैटिंग कर सकता है, 14 ओवर हुए थे उस वक्त, भेज दिया शादाब खान को। शुरू में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जब फरहान ने मारना शुरू किया तो फिर उसने भी पानी में हाथ धोए अपने, वो एक प्लेटफॉर्म मिला। फिर उसके बाद नामीबियन बैटर्स के खिलाफ तो राशिद लतीफ ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट उनके लिए दी है कि जब भी छोटी टीमें आएंगी शादाब खान की परफॉर्मेंस ऊपर ही दिखेगी आपको। और ये आप जो इनका रिकॉर्ड है 2023 से देख लें, टॉप टीम के खिलाफ क्या रिकॉर्ड है इनका 2023 के बाद से, और क्या नहीं है वो आपको साफ पता चल जाएगा। नेपाल, नेदरलैंड्स, ये टीम के खिलाफ शादाब अच्छा कर लेता है, बट जहां पे टॉप टायर टीम्स आती है वहां पे स्ट्रगल करता है। इस बात को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक इंप्रूवमेंट मुश्किल ही आएगी। हम ऑन अ वेरी न्यूट्रल बेस अभी बात करते हैं फ़हीम अशरफ की, नॉट एज अ फैन, नॉट एज अ हेटर। फ़हीम अशरफ सबसे एक्सपेंसिव ऑलराउंडर का है पीएसएल ऑक्शन में, लेकिन आज उनको सिर्फ नॉइजेस कवर करने के लिए नई बॉल तो पकड़ा दी गई, लेकिन जहां आज उनकी बैटिंग आ सकती थी उसकी जगह शादाब खान को भेज दिया गया। तो वहां पे भी आपको लगता है कि फ़हीम अशरफ के साथ ज्यादती हुई? मेरे ख्याल से फहीम अशरफ का 11 के अंदर होना ये बेसिकली आपको माइक हेसन का डर बताता है कि उसके अंदर कितना डर है और कितना डिसबिलीफ है अपने बैट्समैन को लेके। क्योंकि अगर कोई कोच अपने बैट्समैन के ऊपर बिलीव करता तो वो नंबर 9 तक ऑलराउंडर्स भर के नहीं रखता। वो एक सीधा सीधा नंबर है नसीम शाह का जिसके ऊपर फहीम अशरफ खेल रहा है। वाई? बिकॉज फहीम जो है वो आखिरी 2 ओवर में बैटिंग करके 30-35 रन बना सकता है। माइक हेसन का ये ख्याल है कि जब ऊपर वाले लड़के फ्लॉप होंगे तो आपका फहीम अशरफ मार धाड़ के रन कर सकता है। लेकिन वो पक्का पक्का नंबर नसीम शाह का है। फहीम अशरफ को अगर आपने खिलाना है तो वो फिर आपने या तो शादाब की जगह खिलाना है या तो नवाज की जगह खिलाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे ऑलराउंडर्स की यूटिलिटी क्या है। मैं सलमान अली आगा से भी यही चीज पूछना चाहता हूँ कि आप किस किस को इस्तेमाल करके देखना चाहते हैं वाइल इन द बॉलिंग, क्योंकि हर बॉलर 8-9 बॉलर तो आप ट्राई नहीं कर सकते हैं गेम के अंदर, बट स्टिल उसको रखा हुआ इसी वजह से है कि वो किसी दिन आपको मैच जितवा देगा, और नेदरलैंड्स को उसने मैच जितवा भी दिया है, तो माइक हेसन को तो और थोड़ा भरोसा आ गया उसके ऊपर। बैक टू शादाब, शादाब ने एक और सवाल के जवाब में ये बोला कि आउटसाइड नॉइजेस को हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, और
पुराने लेजेंड्स की बात करते हुए ये कहा कि वो इतनी क्रिकेट खेले में वो बात कर सकते हैं, लेकिन वो भी इंडिया के अगेंस्ट इतने मैचेस नहीं जीते, जो कि एक शॉकिंग स्टेटमेंट थी। क्योंकि अगर अभी भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हम इतना रेगुलरली हार रहे हैं, लेकिन उन पुराने क्रिकेटर्स की वजह से ही हम इंडिया से अभी भी एज में है थोड़ा। तो इन लोग को क्या समझ नहीं होती है, इनको अकल नहीं है स्टेटमेंट में क्या बात करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के क्या नहीं करनी। देखिए, सबसे पहले तो मोहम्मद यूसुफ ने एक पॉडकास्ट की थी जिसमें उन्होंने साफ-साफ ये बोला कि इंडिया के मैच के बाद जो पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीता, उसके बाद बहुत से प्लेयर के कॉलर खड़े हो गए थे। और ये चीज़ हमें दिखती भी थी इंटरव्यूज से भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से भी, ग्राउंड में जवाब दूंगा, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब दिखता था। और मोहम्मद यूसुफ इतना बड़ा नाम पाकिस्तान का, अगर वो ये बोल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ सदाकत तो होगी, बिकॉज ही वॉज द इंचार्ज ऑफ द बैटिंग लाइनअप दैट टाइम। और उन्होंने कहा कि मेरी बात को अहमियत नहीं दी जाती थी, इस वजह से मैंने उस वक्त रेजिग्नेशन की। दूसरा, अब शादाब की स्टेटमेंट के ऊपर आऊं तो उनका कहना ये था कि वर्ल्ड कप में हम लोग ही हैं खाली जिन्होंने इंडिया को मैच हराया है। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, पहले जो वर्ल्ड कप होते थे 90s के दौर में, 4 साल के बाद एक वर्ल्ड कप होता था। तो अगर 4 साल में इंडिया पाकिस्तान को एक दफा हरा रहा है, तो उस 4 साल के बीच में जितने बायलेटरल्स होते थे ना, वो फिर इंडिया हारता था। और ऐसे नहीं हारता था कि लड़के, वो किस तरीके से हारता था, आपके पास हाईलाइट्स पड़ी हुई है। कभी 126 पे ऑल आउट, कभी 200 पे ऑल आउट, कभी सईद अनवर 200 अकेले मार दे रहे हैं, कभी इंजमामुल हक रन मार दे रहे हैं। सो ये शायद इन्होंने या तो क्रिकेट देखी नहीं है, या तो इनकी आंखों पे पट्टी है। और अगर इनको इतनी चुभ रही है तो अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए। अगर मेरे ख्याल से वसीम, वकार या शोएब, ये लोग इतने रेगुलरली इंडिया के खिलाफ मैचेस खेलते ना आईसीसी इवेंट्स में, तो आज इसमें भी रिकॉर्ड अच्छा होता। क्योंकि 2020 से आप देखो तो हर साल ही इंडिया से आईसीसी इवेंट में मैच हो रहा है। 2021, 2022, 23, 24, 25, 26 आ गया। अब तो हर साल इंडिया से 2 से 3 गेम्स आप खेल ही रहे हो, और आपके पास अब ये बहाना भी नहीं है कि हम बायलेटरल नहीं खेलते। अगर आप यकीन करें, अगर बायलेटरल होती तो इंडिया अभी 20 मैचेस से आगे जाता हमसे। क्योंकि 2000 के बाद से जो चीजें इंडिया ने की है ना, वो शायद पाकिस्तान ने नहीं की है। पाकिस्तान पीछे जाता गया और इंडिया आगे जाता गया। सो अगर बायलेटरल होती ना इस दौरान पाकिस्तान इंडिया की, तो आपको लग पता जाता कि कौन कितना पानी के अंदर है। इन लोगों को पता नहीं जवाब देने की तमीज नहीं है, या कुछ पट्टी बांध के जवाब देते हैं। उस मैच पे कितने साल चलेंगे, कितने साल रगड़ा जाएगा इन लोगों को, ये लोग खुद भी ये समझते हैं। बहुत बड़ा हीरोइक इन्होंने किया था कि वो एक मैच जीत के, वर्ल्ड कप भी नहीं जीते थे वो एक मैच जीते थे, लेकिन अभी तक उसको वो अपनी अचीवमेंट मानते हैं। ये बात से तो हर कोई एग्री कर सकता है, क्योंकि बाबर को वी यूज्ड टू नो एज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल कैरेक्टर इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन जब से वो जीत आई, उसके एक आध साल बाद 2022 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, और बाबर एक अलग ही बाबर हमें नजर आने लगा था। जो उसका एटीट्यूड हो गया था, या हम किसी और भी प्लेयर की बात कर लें, जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो सीधे मुंह बात नहीं करते किसी प्रेजेंटर वगैरह से। खैर, बैक टू द टॉपिक, सुपर एट्स पे आते हैं। सुपर एट में एक दूसरा ग्रुप जो हमें कतरे आसान लग रहा है इंडिया साउथ अफ्रीका के लिए टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल्स, वहां पे आपको ऐसा लगता है कि जिम्बाब्वे कोई एक ना एक अपसेट कर सकता है? जिम्बाब्वे का मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन वेस्ट इंडीज जो है वो बहुत कड़क टीम लग रही है। T20 के अंदर वेस्ट इंडीज को हम कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते। तो मैं तो साउथ अफ्रीका की जगह वेस्ट इंडीज के लिए जाऊंगा कि वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करेगा फॉर सेमीफाइनल्स। और वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जो कि किसी को भी ऑन द गिवन डे टफ कंपटीशन दे सकती है। और वो जो आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, 11 के 11 ऑलराउंडर वाला, वो उनकी टीम में, और वो पक्के ऑलराउंडर हैं। वो अगर आप उनसे बॉलिंग कराओ 4 ओवर, वो 4 ओवर के बेहतरीन बॉलर हैं। वो 4 ओवर के बैट्समैन भी बड़े जबरदस्त हैं। तो वो जो आपको पता है कि T20 क्रिकेट और वेस्ट इंडीज बहुत पुराना एक कॉम्बिनेशन है, और जबरदस्त टीम है उनकी। सो जिम्बाब्वे तो मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं टफ टाइम देगा साउथ अफ्रीका को। इंडिया तो यार पकड़ में नहीं आ रहा है किसी की, जो सच बात है वो है। पता नहीं क्या हो रहा है, लास्ट 4 इवेंट से 27-28 मैचेस खेले में सिर्फ एक हारे में। सो ये तो इनसेन परफॉर्मेंसेज है। मेरा नहीं ख्याल कोई टीम इंडिया को पकड़ सकती है इस वर्ल्ड कप में भी, और लग नहीं रहा है अभी तक। अब वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम पे वापस आते हैं। एक ऐसी टीम जो हम जैसे बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो हर किसी की सेकंड मोस्ट फेवरेट टीम हुआ करती थी, क्योंकि उसमें नाम ही ऐसे होते थे। क्रिस गेल हो गया, कैरन पोलार्ड हो गया, डैरेन सैमी हो गया, आंद्रे रसल हो गया, डोवेन ब्रावो हो गया, या सुनील नारायण हो गया। एक से बढ़ के एक लेजेंड उनकी T20 टीम में पाया जाता था। और कहीं ना कहीं अगर आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम टूर्नामेंट से बाहर भी हो जाती थी ना, तो किसी को एक टूर्नामेंट देखने के लिए एक आस होती थी कि वेस्ट इंडीज खेल रही है तो हमें थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगी। 2016 के बाद से जब सारे रिटायरमेंट्स ने ऐसा ऐसा करके रिटायरमेंट लेना शुरू करी, लेजेंड्स ने रिटायरमेंट लेना शुरू करी, हमें डिप नजर आया वेस्ट इंडीज के क्रिकेट में। चाहे वो पॉलिटिक्स की वजह से हो, चाहे उनके न्यू रिक्रूट प्लेयर की वजह से हो। लेकिन राइट नाउ वी आर सीइंग द सेम वेस्ट इंडीज विच वी यूज्ड टू सी इन 2015 2016। वही पैशन नजर आता है। नेशनल एंथम पढ़ रहे होते हैं तो जिस पैशन के साथ वो नेशनल एंथम गा रहे होते हैं, एक यूनिटी नजर आती है। एंड आई थिंक डैरेन सेमी प्लेड अ ह्यूज रोल इन कलेक्टिंग दिस टीम टुगेदर। आपको क्या लगता है कि पिछले
7-8 साल में एक यूनिटी थी जो इस टीम में मिसिंग थी, क्योंकि एक कैप्टन आता था वो अपनी टीम लाता था, दूसरा कैप्टन आता था वो अपनी टीम लाता था। बट राइट नाउ अंडर डेरिन सेमी एक यूनिट आ गया है, एक दोस्त आ गया है, हमें वही मजाक मस्ती फील्ड में नजर आ रही है, हमें वही फाइट टू विन नजर आ रहा है। तो इस तरह की वेस्ट इंडीज को देख के आपको कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि आप भी उसी फेज से ग्रो अप हुए हैं जहां वो हम सबकी सेकंड मोस्ट फेवरेट टीम हुआ करती थी। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज जैसी टीम को चलाने के लिए ना बंदा भी वैसा ही चाहिए जो उस उन चीजों से गुजरा हो, उन एक्सपीरियंसेस से गुजरा हो। एंड नो वन इज बेटर देन डेरिन सेमी। दो वर्ल्ड कप जितवाए वेस्ट इंडीज को एज अ कैप्टन। उसके बाद जब से एज अ कोच आए तो टीम को यूनाइट करने की कोशिश बहुत ज्यादा की है। एंड अंडर शे होप दे आर लुकिंग अ सॉलिड यूनिट, और एक होके खेल रहे हैं। भले आप किसी भी प्लेयर को देख लो, पहले लड़ाई और झगड़े की वजह से काफी ये टीम डिस्टर्ब रही है, बट अब से जो है T20 क्रिकेट स्पेशली बड़ी शानदार खेले जा रहे हैं। एंड डेरिन सेमी का बहुत बड़ा रोल है, जैसे आपने खुद भी मेंशन कर दिया, यूनाइट करके रखा हुआ है। और अच्छा ये होगा कि वेस्ट इंडीज एटलीस्ट सेमीफाइनल तक आए तो टूर्नामेंट का मजा दोबारा हो जाएगा। अब पाकिस्तान के ग्रुप में वापस आते हैं, कंसिडरिंग कंडीशंस, सोली बेस्ड ऑन कंडीशंस, हमें दो टीम्स जो फेवरेट लगती हैं इस ग्रुप से जाती हुई, वो श्रीलंका और पाकिस्तान लगती हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने हमेशा स्ट्रगल ही करा है एशियन कंडीशंस में। आप मेरी बात से अग्री करेंगे या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड जा सकती है आगे किसी एक टीम को काट के? बिल्कुल ऐसा ही है, और स्पेशली इंग्लैंड ये तो स्पिन के खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं इंग्लैंड। और इंग्लैंड का तो खैर बहुत ही मुश्किल है। कंपटीशन मेरे ख्याल से तीन साइड्स के अंदर ही है। पाकिस्तान को मैं थोड़ा सा एज इस वजह से दूंगा क्योंकि एक डेढ़ हफ्ते से यहीं पे क्रिकेट खेले जा रहे हैं, ऑल्दो वो एज कोई काम नहीं आया था इंडिया के खिलाफ। बट मेरे ख्याल से इंडिया के खिलाफ हमारा थोड़ा मेंटल ब्लॉकेज है। किसी भी और टीम के खिलाफ अगर हम खेलेंगे तो बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो श्रीलंका जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया वो बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। और तुमने सांका का स्टैंड अप करना, सेंचुरी लगाना, और उसके बाद से उन्हें जो कॉन्फिडेंस आया होगा ना, वो भी मतलब हाई ऑन कॉन्फिडेंस है, सेमीफाइनल की रेस में मौजूद है। गेट अगेन, लेकिन यार कहना यही है कि ना किसी भी टीम को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। स्पेशली हमारे ग्रुप के अंदर हर टीम के अंदर पोटेंशियल है किसी भी टीम को हराने का। सो मेरे ख्याल से तो न्यूजीलैंड का एक बहुत अच्छा चांस है, बट स्टिल श्रीलंका पाकिस्तान आर फेवरेट्स। वंस अगेन दोबारा वापस आऊंगा मैं साइम अयूब के ऊपर। पतुम निशंका के अगर आप स्टैट्स देखें, 2024 से पहले के स्टैट्स देखें, कहीं से भी अनकन्विंसिंग नहीं लगते, ना वो एवरेज एक इंटरनेशनल ओपनर की, ना वो स्ट्राइक रेट। लेकिन 2024 के बाद से वो एक अलग ही प्लेयर नजर आता है, सिंगल हैंडेडली मैच जितवाने की सलाहियत रखता है। एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट सैकड़ा लगाया, अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 लगाया। तो क्या आपको लगता है कि साइम अयूब भी आने वाले टाइम में एक निशंका टाइप कैपिटलाइज कर सकता है अपने करियर को? टैलेंट बहुत है साइम में। टैलेंट मतलब एज अ बैटर है, जो उनकी टेक्निक है, ईच एंड एवरीथिंग, टैलेंट तो भरपूर है। बस कैपिटलाइज करने की बात है। इतने चांसेस के बावजूद भी अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। ही शुड फील कि वो बहुत ज्यादा लकी है। और अब मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया है कि इस टाइम को अब स्टेप अप करना चाहिए, बिकॉज ही इज नो मोर अ यंगर प्लेयर। दो ढाई साल से टीम के साथ है, 2023 का डेब्यू है, 26 चल रहा है। और मतलब हर जगह हर कंडीशंस में पाकिस्तान ने उसको कोशिश की है। और उसको अकोमोडेट करने के लिए उसको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमने बाबर रिजवान की भी जोड़ी शायद साइम अयूब की वजह से ही तोड़ी, और फॉर द राइट रीजंस तोड़ी। लेकिन साइम को फिर स्टैंड अप भी करना चाहिए, अपना जो वर्थ है उसको प्रूव भी करना चाहिए। उम्मीद यही है कि अब जो है ना, अब और मजीद लीन पैचेस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं फ्रॉम साइम। अब परफॉर्मेंस का ही टाइम है। सो उम्मीद यही है कि प्रथम क्या उससे अच्छा करे। पोटेंशियल तो मौजूद है, बट अब डिलीवरेंस का टाइम है, जो कि अब देनी भी पड़ेगी परफॉर्मेंस। हुनैन भाई, सुपर 8 से तो इतनी डिस्कशन हम यहाँ पे रखेंगे। कैप्टन सलमान अली आगा पे थोड़ी बात कर लेते हैं। आज भी बहुत अच्छे टच में नजर आए, कैप्स बहुत अच्छे से उनको मिल रहे थे। लेकिन पहले मैच से अभी तक मैं एक ही पैटर्न देख रहा हूँ कि पूरे पूरे शॉट्स मार के आउट हो रहे हैं। तो क्या इनके माइंड में कंफ्यूजन है कि उनका, क्योंकि वो अपने गेम प्ले के स्टाइल से तो नहीं खेल रहे, उन्होंने अपने गेम को इवॉल्व करा है, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं शॉट खेलते हुए कि मुझे ये शॉट खेलना है या नहीं खेलना, इस वजह से वो विकेट थ्रो करते जा रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है यूएसए एंड नेदरलैंड्स वाले मैच के अंदर तो थोड़ा सा अनलकी रहा था सलमान अली आगा। यूएसए में तो प्रॉपर मिडिल किया था बॉल, स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ द फील्डर। फिर नेदरलैंड्स में भी वही गैप फाइंड करना चाह रहा था, नहीं मिला। आज के दिन भी एक सॉफ्ट डिसमिसल आप कह सकते हैं कि सारी की सारी जो बॉलें आउट हुआ है सलमान, सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं। भले वो बुमराह वाला आप देख लें, एक अजीब सा शॉट उस पर तो मारा था, एंड वहां पे तो मैं समझता हूँ कि वो नर्वसनेस थी, वो एक दिल के अंदर डर था जिसकी वजह से एक अजीब सा शॉट वहां पे लगाया। लेकिन बाकी के तीनों मैचेस में अगर आप देखो तो टच में लग रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा अनलकी रहे हैं सलमान अली आगा। लेकिन एज अ कैप्टन जब तक बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं आती ना, टीम खड़ी नहीं होती है जब तक। तो मेरा ख्याल है परफॉर्म करना पड़ेगा सुपर 8 स्टेज के ऊपर भी आके। स्पेशली उसके बाद जो कॉन्फिडेंस इन कैप्टनसी आएगा वो बहुत ज्यादा अहम है। वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर कंक्लूडिंग। श्रीलंकन कंडीशंस में
इस पूरे स्क्वाड में अगर मैं एक बॉलर खिलाना चाहूँ वो मेरे लिए नसीम शाह होगा, क्योंकि द वे ही हिट्स सीम इनटू द विकेट, वो हमारे पास नसीम से बेहतर कोई और नहीं करता। ऑल दो लाइन लाइन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आपको 6 में से 3 बॉलें अच्छी करके देगा वो नई बॉल में से, तो आप उसमें से विकेट्स निकाल सकते हो। और नसीम ने हमेशा अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्रिएट करी हैं। क्या आपको लगता है नसीम आगे खेलता हुआ हमें नजर आएगा सुपर 8 में? देखें, खिलाना तो 110% चाहिए, बट आई डोंट थिंक माइक हेसन की जो अभी थिंकिंग है उसके हिसाब से नसीम जगह बनाता हुआ दिख रहा है। बिकॉज ऑलराउंडर येट अगेन मैं कहूंगा कि ऑलराउंडर के पीछे वो पागल है बंदा, वो ऑलराउंडर ही मांगता है टीम के अंदर। सो ही इज कॉम्प्रोमाइजिंग अ प्रॉपर बॉलर और अ प्रॉपर बैटर, जिसकी जगह वो एक ऑलराउंडर खिला रहा है। 3 ऑलराउंडर्स मेरे ख्याल से मैं फिर बोलूंगा बहुत ज्यादा है। एंड गिवन दैट जो आपने बॉलिंग देखी फिर बुमराह एंड हार्दिक पांड्या की, उन्होंने दिखाया कि यार यहाँ पे बॉलिंग करते कैसे हैं। अगर आपके पास पंड्या जैसा ऑलराउंडर हो तो फिर तो समझ आता है ना कि आप बॉलिंग एक एक्स्ट्रा बॉलर नहीं खिला रहे। लेकिन फहीम इज नॉट पंड्या, ये आपको बात माननी पड़ेगी, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो ऑन हिज बेस्ट डे भी उसके जितना कैलिबर नहीं रखता है विद द बॉल इन हैंड। हाँ, आउट कर सकता है डेफिनेटली, लेकिन वो वाले स्किल्स नहीं है। सो अंडर द लाइट्स प्रेमदासा में, या जहां पे हमें सबसे ज्यादा गेम्स खेलने हैं प्रेमदासा में, वहां पे बॉल डेफिनेटली हिलता है। तो नसीम शाह को होना तो चाहिए टीम में, बट मेरा नहीं ख्याल माइक हेसन की जो सोच है, थिंकिंग है, उसके हिसाब से वो बनते नजर आ रहे हैं मुझे इनटू द 11। ऑलराइट उनैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत मजा आया बात करके। होपफुली हमारे व्यूअर्स को भी इतना ही मजा आएगा जितना हमने एंजॉय करा। विशेष टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कप। होप यही करते हैं कि आगे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, जो मेंटल ब्लॉकेज है उससे हट के आगे कॉन्फिडेंट होकर परफॉर्मेंस रखेंगे, और अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जो हर हर 2 दिन बाद आस लगा के बैठ जाते हैं कि हमारी टीम है, हमारा इसके अलावा कुछ और है नहीं। तो दुआएं हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।